लास्ट क्लास में बच्चों हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें आप लोगों को होमोजाइगस क्या होता है, हेटरोजाइगस, हेमीजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, ये सारी बातें आपको समझा देती। उसमें बच्चों एक छोटी सी टर्म और आती है, फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप, फिनोटाइप बच्चों किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो उसका अपीयरेंस है, जो अपनी बॉडी में कैरेक्टर अपीयर हो रहे हैं, जो अपनी बॉडी में जो कैरेक्टर का फिजिकल एक्सप्रेशन है, यही बच्चों अपना फिनोटाइप कहता है। फिनो मतलब अपीयरेंस वाला, और जीनोटाइप का मतलब जो अपने अंदर जीन्स है, क्रोमोसोम के ऊपर अपने अंदर जो जीन है जो कैरेक्टर को रेगुलेट करती है, वो जीन का टाइप क्या कहलाता है बच्चों? जीनोटाइप। जैसे ऐसे समझिएगा, ये जो प्लांट की हाइट है, ये प्लांट की हाइट मैंने समझाने के लिए लिखा टॉल, और ये मैंने लिखा यहाँ पर ड्वार्फ। तो बताइए, इस कैरेक्टर का ये हाइट जो कैरेक्टर है, इस हाइट वाले कैरेक्टर का क्या ये अपीयरेंस आ रहा है? अच्छा, क्या ये बाहर से दिखाई देगा? तो ये जो अपीयरेंस नजर आया, बताओ क्या कहलाएगा? बताओ, ये फिनोटाइप। तो याद रखना, ये जो टॉल और ड्वार्फ जो हम लिखते हैं, ये क्या है? लेकिन प्लांट को अगर टॉल बनाया गया है, ड्वार्फ बनाया गया है, तो इसके लिए क्या इनकी सेल में कोई ना कोई जीन तो होगी? क्या वो जीन आपको दिखाई देती है? नहीं, लेकिन होगी तो सही। प्लांट में जीन तो है, अपनी बॉडी में भी। क्या अपनी बॉडी में डीएनए है? क्या जीन भी है? नजर आती है? नहीं, लेकिन है तो सही। तो अपने अंदर बच्चों, इस टॉलनेस को बनाने के लिए, जैसे प्लांट के अंदर हमारे अंदर हाइट को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे जीन का टाइप बैठा होगा, जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन होगा जरूर। इसी तरह से इसके अंदर मान लो स्मॉल टी है, तो ये जो टी टी स्मॉल टी हम लिखते हैं, ये जीन का टाइप बताओ क्या कहलाता है? जीनोटाइप। कभी आपसे पूछे जीन कहाँ लोकेटेड है, डीएनए पर या क्रोमोसोम, है ना? डीएनए बोलो क्रोमोसोम बोलो, बात एक ही है। तो जीन कहाँ लोकेटेड होती है? हाँ, डीएनए पर या क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होती है। क्या इन्हीं जीन की वजह से ये कैरेक्टर अपीयर होते हैं? तो डीएनए का वो पार्ट जो कैरेक्टर को लाता है, वो कहलाता है जीन, और जीन के इसी टाइप का नाम जीनोटाइप। आगे बच्चों जेनेटिक्स में जब भी हम कोई भी क्रॉस पढ़ेंगे, हर क्रॉस को समझाने के बाद मैं आपको दो रेशियो समझाया करूंगा। एक होता है फिनोटाइप रेशियो, और एक होता है जीनोटाइप रेशियो। हर क्रॉस में आएगा ये। तो आप लोगों को वहां ये पहले क्लियर होना चाहिए कि कौन फिनोटाइप है, कौन जीनोटाइप। जैसे बच्चों मैंने ऐसे लिखा, मैंने कहा यहाँ पर येलो वर्सेस ग्रीन फ्लावर कलर का जो रेशियो आया, ये 3:1 आया। बताओ क्या है? क्या येलो कलर, ग्रीन कलर क्या आपको बाहर से दिखाई देंगे? कलर तो नजर आएगा ना बेटे। तो वो कहलाता है फिनोटाइप। मैंने कहा कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई का रेशियो 1:1 आया। अच्छा, ये वाई वाई कोई प्लांट में नजर आते हैं क्या? हाँ, तो ये जो जीन का हम लिखते हैं, ये क्या कहलाता है? जीनोटाइप। अब बताना, मैंने कहा वोयलेट वर्सेस व्हाइट का रेशियो 3:1 आया। बोलो। मैंने कहा डब्ल्यू का रेशियो 1:1 आया। क्या जीनोटाइप हो जाएगा? तो आप लोगों को फिनोटाइप और जीनोटाइप अच्छे से पहचान में आना चाहिए। क्लियर? वहां पे जो फिनोटाइप लिखा है, उसमें एनसीईआरटी वाइज जो लैंग्वेज लिखी है, वो भी एक बार लिख लो आपको।
कभी इस तरह की लैंग्वेज भी आए तो उसका मतलब भी फिनोटाइप भी होता है। लिखिए, फिनोटाइप में एक लाइन लिख लेना, एनसीईआरटी में ऐसी लैंग्वेज लिखिए, फिजिकल एक्सप्रेशन, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड, इज कॉल्ड फिनोटाइप, इज कॉल्ड फिनोटाइप। ये जो फिजिकल एक्सप्रेशन दिखाई देता है, बताओ यही क्या कहलाता है? फिनोटाइप। एग्जाम में क्या होगा, वैसे से पूछेंगे फिजिकल एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीनोम, क्या आंसर है? चलिए अगली डेफिनेशन को, जीनोटाइप लिखना। जीनोटाइप में एनसीईआरटी क्या लिखती है? लिखिए इसमें जीनोटाइप में, द जीन्स, द जीन्स। अच्छा, मेंडल जीन्स के बजाय क्या बोलता था? तो ब्रैकेट में फैक्टर्स भी लिख लो, द जीन्स ब्रैकेट में लिखिएगा, फैक्टर्स ऑन क्रोमोसोम्स, ऑन क्रोमोसोम्स regulating the, on chromosomes regulating the character, regulating the character is called, regulating the character is called, is called जीनोटाइप। जीन्स जो क्रोमोसोम पर बैठी है और कैरेक्टर को क्या करती है बच्चों? रेगुलेट करती है, क्या कहलाता है? जीनोटाइप। अरे भाई, जीन है जो कैरेक्टर को रेगुलेट कराने वाली है, उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक बात बताइए, जैसे ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर भी जीन लगी है, बताओ यहाँ जीन अलग होगी या सेम? हाँ, ये बात मैं कई बार पूछूंगा, होमोलोगस पर जीन हमेशा। अच्छा, इस जीन से मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल टी है, यहाँ स्मॉल टी, कैसे अलील हो सकते हैं? इस कैपिटल टी से प्लांट क्या बनेगा? वेरी गुड, टॉल। मान लीजिए किसी प्लांट में ये टी है ही नहीं, स्मॉल टी है, तो क्या वो ड्वार्फ बनाएगा? ये टॉल और ड्वार्फ, बताइए क्या ये ट्रेट है? कितने ट्रेट है? तो इन्हें मैं कहूंगा पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। इन्हें हम क्या नाम देते बेटे? पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। जेनेटिक्स में बच्चों ये कॉन्ट्रास्टिंग शब्द आपको बहुत मिलेगा। कॉन्ट्रास्टिंग का मीनिंग है, अच्छे समझ दो। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है जिनको डिफरेंशिएट करना आसान है, ना इजीली पहचाने जा सके। जैसे समझो, ये बच्चों टॉल है और ये ड्वार्फ है, क्या आपको आसानी से दिखाई दे रहे हैं? टॉल बहुत बड़ा है, ड्वार्फ बहुत आसानी से पहचान में आता। लेकिन अगर ऐसा होता, ये तो टॉल होता और मान लो बच्चों ये ड्वार्फ होता, मतलब माइन्यूट डिफरेंस होता, तो इनको पहचानने में मुश्किल आती। तो ये अगर पहचानने में मुश्किल आ रही है तो फिर इन्हें हम कॉन्ट्रास्टिंग नहीं बोलेंगे। बताइए कॉन्ट्रास्टिंग कब कहना चाहिए? हाँ, जिनको डिफरेंशिएट करना, पहचानना आसान हो, क्या कहलाते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्ट मतलब कॉन्ट्रास्ट वाले आसानी से पहचान में आ जाते हैं। जैसे समझिएगा, मेरे पास फ्लावर में एक कलर है रेड और एक है डार्क रेड। अब बताओ रेड और डार्क रेड में ज्यादा डिफरेंस, तो बताइए कॉन्ट्रास्टिंग। लेकिन मैंने कहा एक यहाँ वॉयलेट है और एक व्हाइट है, तो क्या ये कॉन्ट्रास्टिंग है? तो कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्लियर हुआ सबको? क्या सीखे? जिनको डिफरेंशिएट करना आसान हो, ऐसे ट्रेड का नाम क्या कहलाता है? कॉन्ट्रास्टिंग। अब बताइए ये जीन कौन से ट्रेड को ला रही है? टॉल। और ये वाला, तो ये जो जीन है, मैं इसे लिखूंगा जीन विच कोड, विच कोड पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, बताओ क्या कहलाती है? जीन विच कोड पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। बताइए इस ट्रेड को कोड करने का काम कैपिटल टी ने किया, बताओ इसको कोड करने का काम, तो ये आपस में क्या कहलाते हैं? बोलो बोलो, टी स्मॉल टी आपस में क्या कहलाते हैं? अलील। अरे ये है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, तो ये ट्रेट है, तो ये क्या है? अलील है। ये अलील और ट्रेट में डिफरेंस समझ आता है? बताओ ये क्या चीज है और ये क्या है? तो इस ट्रेट को लाने के लिए ये जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, इनके डिफरेंट टाइप, बताओ क्या कहलाते हैं? अलील। तो जीन्स विच कोड फॉर, विच कोड पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट नॉन एज अलील, तो क्या इनको हम अलील कह देंगे? एनसीईआरटी में बच्चों अलील की एक डेफिनेशन ये भी लिखी है, मैंने एक अलील की डेफिनेशन लास्ट क्लास में आपको सिखाई थी। जीन के डिफरेंट फॉर्म, जीन के डिफरेंट फॉर्म, अलील याद करो ना, एक एक्सप्रेस होता है एक एक्सप्रेस। लेकिन बताइए ये जो जीन के अलग फॉर्म है, जिससे ये ट्रेट आया, इससे ये ट्रेट आया, क्या ये भी तो अलील ही है? ये तो डिफरेंट फॉर्म एक तरह से क्या है? अलील।
तो आप अलील के बच्चों एक डेफिनेशन ये भी लिखो। वो बच्चों इसी तरह से एनसीईआरटी में क्या यही लैंग्वेज लिखी है। तो जब एनसीईआरटी में इस तरह की लैंग्वेज आएगी ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पूछा क्या है। समझना। जीन विच कोड पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। बताइए इस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड को कोड करने वाला है जो पेयर है, बताओ जीन का ये पेयर क्या कहलाता है? अलील कहलाता है। अगली डेफिनेशन आती है जीनोम क्रोमोसोम। पहले तो बताइए जीनोम, हमने एक वर्ड पहले भी पढ़ा है जीनोम। हमने अपने पूरे जीनोम की स्टडी की थी, नाम याद करो। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जीनोम का मतलब ये होता है कि जो अपनी एक सेल में, हैप्लॉइड सेल में जितने भी क्रोमोसोम है, उन्हीं को मिला के कहते हैं अपना जीनोम। याद रखना कौन सी सेल में? हैप्लॉइड। या और सिंपल ऐसे बोल सकते हैं, ये जो सेट है बताओ कितना, सिंगल या डबल? तो ये जो सिंगल सेट होता है बताइए ये अपना क्या कहलाता है? अब मुझे एक बात बताओ, जीनोम बड़ा होता है या क्रोमोसोम? हाँ, बताइए अपने जीनोम में कितने क्रोमोसोम? तो क्या ये जो 23 है यहां से लेके यहां तक के 23 मिला के बताओ अपना क्या बन गया? ये तो पूरा जीनोम है और ये इतना पार्ट। तो आप खुद सोचिए बच्चों, क्रोमोसोम बड़ा या जीनोम? क्योंकि जीनोम में तो कई क्रोमोसोम आ गए। तो मैं कहूंगा जीनोम इज ग्रेटर देन क्रोमोसोम। अब आप लोग सोच के जवाब देना, क्रोमोसोम बड़ा होता है या जीन? बताइए ये इतना बड़ा क्या है, तो फिर जीन क्या है? इसका छोटा सा पार्ट। ये जो छोटा सा पार्ट हम ड्रॉ करते हैं, ये छोटा पार्ट, या फिर यहां पर ये जो डीएनए है, इस डीएनए का ये छोटा पार्ट बताइए बच्चों क्या कहलाता है? तो जीन तो इतनी बड़ी है लेकिन क्रोमोसोम तो इतना बड़ा है। तो कौन ज्यादा बड़ा? क्रोमोसोम। क्या क्रोमोसोम बड़ा होता है, जीन उसका पार्ट है? अब एक बात बताओ, जीन क्या डीएनए के तो सेगमेंट है? सोच के बताना, डीएनए किसका बना? जीन बड़ी या न्यूक्लियोटाइड? हाँ, बताइए ये पूरा क्या कहलाता है? लेकिन इसके अंदर ये जो छोटे छोटे सेगमेंट है, क्या ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं? बताओ ये छोटा सा पार्ट क्या था? न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन ये पूरा मिला के तो जीन है। तो क्या जीन बड़ी होती है? तो जीन को मैं कहूंगा न्यूक्लियोटाइड से बड़ा पार्ट। न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट, कौन कौन से? नाइट्रोजन बेस, शुगर, तीनों को मिला के बोलो। लेकिन ये इतना पार्ट। तो अब आप बताओ न्यूक्लियोटाइड बड़ा या नाइट्रोजन बेस? न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि नाइट्रोजन बेस तो उसका छोटा पार्ट है। तो अब आप सीक्वेंस बताइए सबसे बड़ा। जीनोम में तो कई क्रोमोसोम आ गए, जीनोम का पार्ट, क्रोमोसोम का पार्ट, जीन का पार्ट, न्यूक्लियोटाइड का पार्ट। एक बार बच्चों नीट में ऑर्डर पूछा था, ये पूछा गया था कि इस ऑर्डर को आप अरेंज करिए, कर सकते हैं बेटे? तो आप लोगों को ये ध्यान रखना, जीनोम किसे कहते हैं? हैप्लॉइड सेल में जो क्रोमोसोम है, या सिंपल सा जवाब सिंगल सेट। जीनोम मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, वही अपना क्या कहलाता है? जीनोम। क्या टर्म सबको समझ में? यहां तक का जो पार्ट है बच्चों ये टेस्ट में आएगा, है ना? तो टेस्ट में ये इतना पार्ट रहेगा आप लोग का, ये टर्मिनोलॉजी वाला जो पार्ट यहाँ लिखा है। अब बच्चों इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी और है जो कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन में मिलेगी, तो वो टर्मिनोलॉजी भी मैं आपको क्लियर कर दूं। एक टर्म आती है बच्चों हाइब्रिड वीगर, या इसी से मिलता जुलता टर्म आता है हेट्रोसिस। हाइब्रिड वीगर, हेट्रोसिस, ये बच्चों आपको जेनेटिक्स में ऑप्शन में बहुत जगह मिलेगा। हाइब्रिड वीगर क्या होता है समझो अच्छे से। हाइब्रिड वीगर का मतलब होता है
ऑफस्प्रिंग का, बच्चों का, अपने पेरेंट्स से सुपीरियर होना, सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर दियर पेरेंट। मतलब कौन ज्यादा सुपीरियर है? ऑफस्प्रिंग। तो बच्चे अपने पेरेंट्स से अगर सुपीरियर आ जाए तो उन्हीं बच्चों को क्या नाम दिया जाता है? हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस कहते हैं। इसे बच्चों एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए ये पेरेंट 1 है और ये पेरेंट नंबर 2 है। प्लांट के अंदर हम समझ रहे हैं। इनका जीनोटाइप समझाने के लिए मैंने लिखा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। सिमिलरली यहां लिखा स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। और मैंने कहा बच्चों इनमें डोमिनेंट ट्रेट आप बताइए कि कितने कितने डोमिनेंट ट्रेट यहां पर है। अच्छा, जो शब्द में लिखा है ये क्या लिखा है? ट्रेट। अब यहां पे बताओ ये ए क्या चीज है? अलील। ये क्या है? मुझे एक बात बताना, टी से क्या प्लांट टॉल बनता है? डबल टी से? हाँ, डबल टॉल। नहीं, एक टी है तब भी टॉल ही बनेगा, और दो टी आ गए तब भी। ऐसा नहीं कि दो बार टी आ गया तो डबल टॉल हो जाए। तो बताओ इन दोनों से जो ट्रेट बनेगा वो एक या दो? एक, क्योंकि ट्रेट तो बच्चों यही है ना। अलील तो हो सकते हैं लेकिन ट्रेट तो उनसे एक ही बनेगा। अच्छा, इससे डोमिनेंट बनेगा रिसेस, तो ये हम काउंट नहीं कर रहे। बताइए डोमिनेंट ट्रेट कितने हैं? वेरी गुड, इसमें निकालो बा। ये कैसा ट्रेट है? ये। तो क्या यहाँ एक ही आएगा? क्यों, दो तो है। ये दो तो अलील है। ट्रेट तो कितना बनेगा? एक। अब बच्चों हमने क्या किया, ये जो पी प्लांट थे इनके बीच में यहाँ पे क्रॉस करा दिया। अच्छा, जब क्रॉस कराएंगे तो अगली जनरेशन जो बनेगी, इन्हीं अगली जनरेशन को नाम दे देंगे हम ऑफस्प्रिंग। इनका अगर जीनोटाइप लिखे तो यहां से आ जाएगा कैपिटल ए, तो इधर से आएगा स्मॉल ए। अब बच्चों अगला यहां से आएगा कैपिटल बी, और यहां से आएगा। जब भी आप किसी का जीनोटाइप लिखो ना, तो ये ध्यान रखना, कैपिटल लेटर को पहले लिखना है, रिसेसिव को बाद में लिखा करो। चाहे तो मैं स्मॉल बी पहले लिख सकता था, कैपिटल बी बाद में लिख सकता था, सही तो है। लेकिन ज्यादा अच्छा क्या होगा, पहले क्या लिखना चाहिए? डोमिनेंट, बाद में रिसेसिव वाला। अब यहां पर ये जो ऑफस्प्रिंग बना, सभी बच्चे बताना, इस ऑफस्प्रिंग के अंदर मुझे बताइए डोमिनेंट ट्रेट कितने, काउंट करो। क्या इससे भी डोमिनेंट आएगा? इससे भी डोमिनेंट? तो आप बताओ डोमिनेंट ट्रेट कितने हुए? बताइए पेरेंट्स में कितना, बच्चों में कौन सुपीरियर? बच्चे। तो ऑफस्प्रिंग का पेरेंट से सुपीरियर होना, तो ये जो ऑफस्प्रिंग बने, जो सुपीरियर बने हैं, इन्हीं सुपीरियर वाले को हम कह देंगे हाइब्रिड विगर, या एक नाम और दे सकते हैं हेट्रोसिस। तो इन्हें ही हम हाइब्रिड विगर कहते हैं। आप बताइए हाइब्रिड विगर किसे कहते? ऑफस्प्रिंग का पेरेंट से सुपीरियर। अच्छा, कौन सुपीरियर? ऑफस्प्रिंग। क्या यहाँ बच्चे सुपीरियर है? तो सिंपल में बोल सकता हूं बच्चे पेरेंट से अच्छे। हाँ बस, और क्या? बताइए, बच्चे पेरेंट से अच्छे, तो उन्हीं बच्चों को क्या कह देते हैं? हाइब्रिड विगर कह देते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो कंडीशन है होमोजाइगस या हेट्रो, हाँ होमो हेट्रो पता नहीं, इस पेयर को देख के कहा जाता है। बताओ ये पेयर कैसा है? ये। अच्छा, क्या यहाँ होमोजाइगस है? यहाँ बताओ, यहाँ। तो क्या यहाँ हेट्रोजाइगोसिटी आई? और इसी हेट्रोजाइगस होने की वजह से ही ये बच्चों सुपीरियर आए। बताइए कौन सुपीरियर है? ऑफस्प्रिंग। क्यों है? हेट्रोजाइगोसिटी की वजह से। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिएगा, ये कहीं लिख लो आप लोग, कुछ टर्मिनोलॉजी में आपको लिख पाऊंगा। अच्छा, आपने इसमें बच्चों चाहे तो आप एक छोटा सा मतलब कॉपी बना लो छोटी सी। उसमें क्या होता है, काफी काफी सारे न्यूमेरिकल आएंगे। मतलब आगे की क्लास में आप देखिएगा लगभग पूरी जेनेटिक्स में मिला के 40-50 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना? तो लगभग इतने क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो या चाहे भी आप पेज में भी लिखते हो ना, तो पेज को संभाल के रखिए ना, ऐसा नहीं कि वो पेज हवा में उड़ जाए, है ना? जैसा भी आपको लगे, चाहे तो एक छोटी कॉपी में एक साथ लिख लिया करो कि हाँ जेनेटिक्स के सारे न्यूमेरिकल एक साथ है अपने पास। हाइब्रिड विगर क्या होता है लिखिए। हाइब्रिड विगर, इसका एक नाम और क्या होता है? हेट्रोसिस। मैं लिखवा देता हूँ क्या होता है हाइब्रिड विगर। ऑब्लिक करके लिख देना, हेट्रोसिस। लिखिए सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग, superiority of offspring over over their parents, superiority of offspring over their parent is called hybrid vigor.
is called hybrid vigor. This is due to this is due to heterozygous condition. This is due to heterozygous condition या heterozygosity. This is due to heterozygous condition. और ऐसा एक बना भी दो. अच्छा, यहां पर कौन सुपीरियर है, बच्चे या पेरेंट्स? क्यों? हाँ, हेटेरोजाइगोसिटी ऐसा क्या हुआ कि सुपीरियर है? इसमें डोमिनेंट ट्रेट कितने थे, लेकिन बच्चों में दो आ गए, इसलिए हम कह रहे सुपीरियर. सारे क्रिएटर जो आपने चेक किया है, तो सारे थोड़ी चेक हो सकते हैं, तो स्टडी नहीं हो पाएंगे इतने सारे. बना ले समझो. अच्छा, एक टर्म और इससे मिलती जुलती आती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन. पहले एक टर्म आप यहाँ समझेगा. मान लीजिए बच्चों, मेरे पास एक प्लांट है जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप है. इसका क्रॉस मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी से किया है. अच्छा, दोनों पेरेंट्स का जीनोटाइप बताओ, अलग या सेम? सेम जीनोटाइप के बीच में अगर क्रॉस हो जाए तो इसे बच्चों प्लांट के अंदर सेल्फिंग कहा जाता है, या एक नाम इसे आप दे सकते हो, सेल्फ पोलिनेशन. अच्छा, सेल्फिंग का मतलब क्या समझे? हाँ, क्रॉस बिटवीन सेम जीनोटाइप. तो सेम जीनोटाइप वाले के बीच में क्रॉस हो जाना, यही सेल्फिंग है. जैसे बच्चों ये प्लांट है, इसी के पोलन ग्रेन गए और इसी के ओव्यूल को फर्टिलाइज कर दिया. तो बताइए, इसका जीनोटाइप सेम है, तो वो सेल्फिंग कहला देगा. अच्छा, ये जो सेल्फिंग शब्द है, जब तक हम प्लांट के लिए बोलते हैं तब तक तो सही है, लेकिन बच्चों एनिमल के अंदर हम यहाँ सेल्फिंग वर्ड यूज नहीं करते. अगर मान लीजिए एक एनिमल है, दूसरा एनिमल है, दोनों का जीनोटाइप सेम है और उनके बीच में अगर मेटिंग हो रही है, तो उसे सेल्फिंग के बजाय इनब्रीडिंग कहा जाता है. अच्छा, प्लांट में तो क्या बोलते हैं, सेल्फिंग, लेकिन एनिमल के अंदर इनब्रीडिंग शब्द उसको बोल दिया जाता है. मैं आगे बच्चों ऐसे कहूंगा कि मान लीजिए बच्चों, मेरे पास एक प्लांट है कैपिटल टी, इसकी सेल्फिंग कराओ, तो क्या इसका मीनिंग समझ जाओगे? क्या सीखोगे? सेम जीनोटाइप, बताओ इसका जीनोटाइप बोला, कैपिटल टी ही लेना, जो है सेम लिखना है. अच्छा, मैंने कहा एक का जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी है, सेल्फिंग कराई, बोलो. तो जब भी सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस हो जाए ना, समझ जाना क्या कहलाता है, सेल्फिंग. अब आपको समझाने के लिए, जो प्लांट था जो कि हाइब्रिड विगर था, बताइए इस हाइब्रिड विगर का जीनोटाइप क्या है, बोलो. बोलो यहां से, कैपिटल बी स्मॉल बी. और इसमें बच्चों मैंने कहा इनब्रीडिंग करा दी. जीनोटाइप बोलो, ए कैपिटल बी स्मॉल बी. बताइए, सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस, सेल्फिंग, लेकिन प्लांट में कहे तो क्या हम इसे इनब्रीडिंग नाम दे देंगे? अच्छा. हाँ, एनिमल के अंदर क्या बोल देंगे, इनब्रीडिंग, और प्लांट में क्या बोल देंगे, सेल्फिंग. अब बच्चों मैंने आप लोगों से यहां पूछा, बताइए कि डोमिनेंट ट्रेट कितने, काउंट करो बच्चों. इसमें बोलो, एक और एक क्या दो हो जाएंगे? बताओ इसमें भी, क्या पेरेंट्स में दो दो डोमिनेंट ट्रेट है? अब बच्चों इनब्रीडिंग कराने के बाद कभी कभी ऐसा चांस है, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा चांस देखने को मिलता है कि इनब्रीडिंग कराने के बाद हो सकता है यहां से स्मॉल ए आ जाए और यहां से स्मॉल ए, क्या आ सकता है, इधर से स्मॉल भी आ जाए और इधर से भी स्मॉल भी आ जाए. अब यहां मैंने पूछा कि बच्चों डोमिनेंट ट्रेट निकालो. बताइए ये कैसा है, रिसेसिव, ये भी. तो डोमिनेंट ट्रेट क्या इस बार जीरो हो गया? बताओ इस बार ये जो पेरेंट्स है, क्या यहाँ अच्छे कैरेक्टर वाले? तो पेरेंट्स तो सुपीरियर है, लेकिन बच्चे इस बार सुपीरियर.
तो क्या यहाँ कैरेक्टर लॉस हो गए? तो कैरेक्टर का इनब्रीडिंग कराने पर, कैरेक्टर का इनब्रीडिंग कराने पर लॉस हो जाना, इसी को कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब मुझे बताओ यहाँ कौन अच्छे है? क्या पेरेंट्स अच्छे हैं? लेकिन यहाँ बच्चे के पास उतने अच्छे कैरेक्टर नहीं है। तो पेरेंट्स ने सोचा कि हम तो बहुत अच्छे थे, लेकिन पता नहीं है बच्चों में क्या हो गया कि यहाँ पर उनमें कैरेक्टर ही नहीं गए। तो कई बार पेरेंट्स तो सोचते हैं कि हम तो बहुत बढ़िया थे, लेकिन बच्चों में कैरेक्टर नहीं गए। तो कई बार पेरेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। तो इसी वजह से इसको नाम दे दिया गया है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, है ना। तो अगर बच्चे पेरेंट्स से अच्छे हो तो हाइब्रिड वीगर, लेकिन इनब्रीडिंग कराने पर अगर पेरेंट डिप्रेशन में आ गए तो उसी को नाम दे दिया जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। लेकिन याद रखना, ये केवल एक चांस है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार इनब्रीडिंग से डिप्रेशन आएगा ही आएगा। जरा सोचिए, अगर मैं इस क्रॉस को पूरा डिटेल में आपको समझाऊं, फिर आगे हम पढ़ेंगे भी कि अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं तो उसमें जो चेकर बोर्ड बनता है वो 16 का बनता है, 16 का। जैसे बच्चों मैंने चेकर बोर्ड बना के यहाँ बताया आपको, ऐसे 16 का एक चेकर बोर्ड आगे बनाएंगे भी हम। यहां पर इसका एक जीनोटाइप इधर आएगा, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। बताइए 16 में से कितनी बार आया? तो ये केवल चांस है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन तभी बोलेंगे जब इनसे कम आ जाए। बताओ पेरेंट्स में कितने हैं? इनसे कम क्या हो सकते हैं? या तो एक हो जाए या जीरो। तो इनसे अगर कम आया ना तभी डिप्रेशन बोल। जैसे समझो, मैंने यहां पर इधर से लिखा कैपिटल ए, इधर से लिखा कैपिटल ए, इधर से लिखा कैपिटल बी, इधर से लिखा कैपिटल बी। बोलो बच्चों डोमिनेंट रेट। बोलो बोलो। बताओ ये डिप्रेशन, क्योंकि पेरेंट्स में भी, बच्चों में भी। तो क्या इनब्रीडिंग से हमेशा डिप्रेशन आएगा? कोई जरूरी नहीं है। अब यहां बताना, मैंने लिखा ए स्मॉल बी स्मॉल बी। बताइए डोमिनेंट ट्रेड गिनो, क्या इस बार एक ही आया? ये तो है ही नहीं। बताइए पेरेंट्स में कितने? यहाँ क्या इनके रिस्पेक्ट में कम हो गए? तो क्या कहे, तो डिप्रेशन हो गया। बताओ डिप्रेशन कब बोलेंगे? जब पेरेंट्स से कम हो जाए। क्या हमेशा होगा? कोई जरूरी नहीं है। अच्छा ये बच्चों डिप्रेशन का केस है, ये डिप्रेशन का केस है, ये नहीं है। अब बताना, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, बोलो क्यों? ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है। बताओ कितने डोमिनेंट आ गए? पेरेंट्स में कितने, बच्चों में? तो ये डिप्रेशन का केस नहीं है। बात समझ ना? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार डिप्रेशन आएगा ही आएगा। ये केवल एक चांस फैक्टर है। हर बात समझे ना? तो ये टर्म भी लिखिएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। लिखिए, लॉस ऑफ, लॉस ऑफ हाइब्रिड विगर, लॉस ऑफ हाइब्रिड विगर ड्यू टू, लॉस ऑफ हाइब्रिड विगर ड्यू टू इनब्रीडिंग, लॉस ऑफ हाइब्रिड विगर ड्यू टू इनब्रीडिंग is called, is called inbreeding depression। और ऐसा एक बना भी लो।
बना लिया सबने। अच्छा, इसके बाद बच्चों जेनेटिक्स में आगे हमें तीन टर्म बहुत यूज करनी होती है। उसमें पहली टर्म आती है सेग्रीगेशन, दूसरा इंडिपेंडेंट और तीसरा लिंकेज। और इन्हीं के बेसिस पे बच्चों अपनी पूरी जेनेटिक्स चलेगी। तो आप लोग को पहले ये क्लियर होना चाहिए कि लिंकेज कब बोलते हैं, सेग्रीगेशन कब बोलते हैं और इंडिपेंडेंट कब बोला जाता है। तो मैं इसको बच्चों एक डायग्राम से आपको समझाऊंगा। क्लियर? तो पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। सभी ध्यान दीजिएगा इधर। तीन टर्म हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट और लिंकेज। अब बच्चों इन तीनों ही टर्म को हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। सबसे पहली टर्म आती है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है मियोसिस के टाइम पर होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाना, इसी को बच्चों हम सेग्रीगेशन कहते हैं। ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है तो क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे पूरी जेनेटिक्स चलेगी। जब बच्चों मियोसिस चलती है तो शायद आप लोग को इतना याद भी होगा कि सेल साइकिल की शुरुआत G1 से होती है। उसके बाद G2 के बाद एम एम में पहला पार्ट प्रोफेज। उसके बाद मैं आप लोगों को बच्चों डायरेक्टली मेटाफेज में ही समझाने जा रहा हूँ। जब बच्चों मेटा आती है तो मेटाफेज का मतलब होता है मिडिल, मेटाफोर। तो जब भी आप कहीं पर भी मेटाफेज का डायग्राम देखना, आप लोगों को क्रोमोसोम हमेशा बीच में दिखेंगे ना। कभी भी देखना मेटाफेज में क्रोमोसोम बीच में होता है। मेटा का मतलब ही मिडिल है कि क्रोमोसोम बीच में अरेंज है। जब बच्चों मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम अरेंजमेंट होता है बड़ा ही तरीके से, वो ऐसे तरीके से अरेंज होते हैं कि अगर ये क्रोमोसोम वन है ना, तो सामने वाला भी श्योर है वन ही हो। अच्छा, ये वन वन सभी बच्चे जानते हैं कौन से क्रोमोसोम, क्या इन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो ऐसे अरेंज होंगे कि होमोलोगस बिल्कुल आमने सामने। अच्छा, ये आमने सामने होना भी जरूरी है।
ताकि इनका बंटवारा अच्छे से हो जाए, कि एक गैमिट में ये वन चला गया तो बताओ दूसरे गैमिट में दूसरा वन जाए। अच्छा, ये बराबर बंटवारा हो इसलिए इनको आमने सामने बिठाना पड़ता है। अच्छा अब बताओ, यहाँ क्रोमोसोम 2 है, सोच के जवाब देना, सामने वाला 2 ही होगा, वेरी गुड। यहाँ 3 तो 3। अच्छा ऐसे हम चलते जाए, हमारी सेल में यहाँ 23 तो यहाँ टोटल काउंट करो 46। तो जितने भी 46 क्रोमोसोम है सभी बच्चे देख रहे हैं क्या दो लाइंस में अरेंज हो गए? कितनी लाइन में क्रोमोसोम अरेंज हो गए? दो लाइंस में अरेंज हो गए। अब बच्चों मेटाफेज के बाद यहाँ जब एनाफेज आएगी, उससे पहले एक बात मुझे और बताइए, क्या इन क्रोमोसोम के ऊपर अलील होते हैं? क्या जीन होती है? मान लो यहाँ पर कैपिटल ए है, तो सोच के बताना क्या स्मॉल ए यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ, यहाँ, यहाँ? अच्छा इसके सामने ही क्यों होता है? क्योंकि अलील सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा सिमिलरली अगर मैं यहां पर कैपिटल बी को अरेंज करता हूं तो सामने वाला क्या स्मॉल भी आएगा और इसको एग्जैक्ट सामने ही होगा। अब बच्चों जब एनाफेज आती है, सभी ध्यान देना, ये जो स्पिंडल फाइबर है इनको क्रोमोसोम को खींचना चालू करेंगे। इधर से स्पिंडल फाइबर ने इस क्रोमोसोम को खींचना चालू किया, ये इसको नीचे खींच रहा है, ये इसको ऊपर खींच रहा है। तो बताओ क्या ये क्रोमोसोम अलग अलग हो रहे हैं? बताओ इधर तो चला गया ये वन, तो क्या दूसरा वन नीचे आ गया? सभी जवाब देना, वन वन कैसे क्रोमोसोम? बोलो। तो क्या ये होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं? इन्हीं होमोलोगस क्रोमोसोम का अलग होना ही कहलाता है सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन। बताओ सेग्रीगेशन किसको कहते हैं? सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। अरे बात समझ में? होमोलोगस का अलग होना, नाम बोलो, सेग्रीगेशन। अब बताओ ये टू कहां जाएगा? बोलो। तो ये टू, तो क्या ये टू एक इधर गया एक इधर गया, क्या टू टू अलग हो रहे हैं? नाम बोलो। एक थ्री इधर एक थ्री इधर, तो होमोलोगस का अलग होना सेग्रीगेशन, दूसरा नाम डिसजंक्शन। अब मुझे एक बात का आप जवाब दीजिएगा, जब ये क्रोमोसोम ऐसे अलग हो रहे होंगे तो यहां पर जो अलील बैठा था, बताओ इस पे कौन सा था? कैपिटल है, तो ये कैपिटल है स्मॉल है यहीं छूट जाएंगे, तो क्रोमोसोम जाएंगे अलील तो ही छोड़ जाएंगे ना, तो क्या अलील भी साथ जाएगा? तो बताओ जब ये क्रोमोसोम अलग होंगे तो क्या अलील अलग नहीं होंगे? क्या अलील भी अलग होंगे? यस, अलील का अलग होना मेंडल के शब्दों में कहे तो फैक्टर का अलग होना भी सेग्रीगेशन ही। अरे बात समझे ना? अरे सीधी सी बात है, जब क्रोमोसोम अलग होंगे तो उस पे बैठा हुआ फैक्टर भी, उस पे बैठा हुआ एलील भी अलग होगा ही होगा। अरे बात समझे बेटे? तो कभी ऐसे पूछे अलील का अलग होना सेग्रीगेशन, फैक्टर का अलग होना और क्रोमोसोम का अलग होना, रियलिटी में सेग्रीगेशन क्रोमोसोम का होता है। सेग्रीगेशन किसका होता है? लेकिन जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट करेंगे तो अलील तो अपने आप सेग्रीगेट होंगे ही होंगे। अच्छा क्रोमोसोम अलग होते तो अलील क्यों अलग हो जाते? क्योंकि उसी पे तो बैठा है। अरे बात समझ ना, तो उसके साथ साथ वो अलग हो जाता है। अब बच्चों जब हम मेंडल की जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो मेंडल को क्रोमोसोम का कोई नॉलेज नहीं था। इवन ऐसा कहा जाता है कि मेंडल के टाइम पे तो क्रोमोसोम की डिस्कवरी तक नहीं हुई थी। अच्छा मेंडल को क्रोमोसोम का कोई नॉलेज, उसने सारी जेनेटिक्स क्या फैक्टर से समझाई थी? तो मेंडल ऐसे ही कहता था कि फैक्टर का अलग होना, मेंडल क्या बोलता था? फैक्टर। बताओ ये फैक्टर क्या अलग हो रहे? तो मेंडल कहता था फैक्टर का अलग होना ही सेग्रीगेशन है, और इसी बेसिस पे उसने एक लॉ बना दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक तरह से मैंने आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझा दिया बच्चों। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यही तो है और क्या। गैमीट बनाते टाइम मियोसिस के टाइम पर फैक्टर क्या होते हैं? अलग होते हैं। ये अलग होने के लिए शब्द सेग्रीगेशन। अरे बात समझ में? इधर भी देखो, ऊपर जा रहा है कैपिटल बी, नीचे आ रहा है, तो ये अलग अलग होना। तो अगर ऐसे कहे क्रोमोसोम का अलग होना, फैक्टर का अलग होना, अलील का अलग होना, ये सब सेग्रीगेशन ही कहलाता है। वैसे रियलिटी में सेग्रीगेशन होता तो क्रोमोसोम का है, लेकिन क्रोमोसोम के साथ साथ अलील भी अलग हो जाए। क्या समझ में आया सबको? इसी सेग्रीगेशन की वजह से ही बताओ ये वाला वन गया इधर तो क्या एक वन इधर चला गया और दूसरा वाला वन इधर, तो गैमीट में इन दोनों वन में से कितने वन आए? तो क्या रखना, गैमीट में हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम में से कोई एक ही आता है। ये एक इसीलिए आता है क्योंकि सेग्रीगेट हो गए। या ऐसे भी कहो, बताओ यहां पर कैपिटल ए और स्मॉल ए क्या दो अलील थे? बताओ कितने अलील थे? लेकिन गैमिट में या तो कैपिटल ए ही आएगा या स्मॉल ही आएगा। अच्छा ए और स्मॉल ए साथ क्यों नहीं आते? क्योंकि सेग्रीगेट हो जाते। तो याद रखना,
अगर किसी गैमीट में, मैं किसकी बात कर रहा हूं, अगर किसी गैमीट में कैपिटल और स्मॉल एक साथ दिख गए ना, समझ जाना गलती हो गई। अरे बात समझे ना, गैमिट में दोनों अलील में से कोई एक है, अगर इसमें कैपिटल ए आ गया तो श्योर है कि इसमें कभी फिर स्मॉल ए किसी और में जाएगा। अच्छा सेम एस यहां बताओ क्या आ गया, कैपिटल बी, तो इसमें स्मॉल बी किसी और में जाएगा। अब फिर यहां देखो यहां क्या आ गया, तो कैपिटल बी किसी और में जाएगा। अरे बात समझे ना, बताओ दोनों में से गैमिट में कोई एक ही जाता है, और ये एक ही क्यों जाता है, सेग्रीगेशन हो जाता है। अरे कुछ समझ में आ रहा है। चलिए सेग्रीगेशन क्या होता है ये मैंने सिखाया आपको। अगला वर्ड आता है इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। असोर्टमेंट का एग्जैक्ट मतलब होता है इनहेरिटेंस, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस। अब ये इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस होती क्या है, मुझे एक बात बताओ, जब प्लांट्स में पोलन ग्रेन बनते होंगे या ह्यूमन के मेल में जब स्पर्म बनते होंगे, बताइए कौन सा डिवीजन, मियोसिस। जब ये स्पर्म बनते हैं पोलन ग्रेन बनते एक ही बनते, क्या ये बहुत सारे बनते, तो मियोसिस एक सेल में होता है बहुत सारी, कई सारी सेल में साइमल्टेनियसली मियोसिस चल रहा होगा। मान लीजिए इस सेल में मियोसिस हो रहा होगा तो क्या और में भी तो हो रहा होगा, उसी पर्सन की, मान लीजिए यही पर्सन है तो इसी पर्सन की कई सेल में मियोसिस चल रहा होगा। अब बच्चों ये तो श्योर है, मियोसिस में वन के सामने कौन होगा, बोलो बोलो, टू के सामने। लेकिन बच्चों ऐसा हो सकता है कि कुछ सेल में वन के सामने बोलो कौन है, वन, टू के सामने टू, ये तो श्योर है कि वन के सामने वन, टू के सामने टू। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये जो टू टू है ये आपस में इनवर्स हो जाए। डायग्राम में देखो, ऊपर वाला जो टू है कौन से कलर का, लेकिन ये रेड यहां पर नीचे बना दिया मैंने। अरे बात समझे, फिर देखो यहां पर ये कौन सा है, ग्रीन, क्या ग्रीन यहां नीचे है, मैंने ग्रीन को क्या कर दिया, मतलब यहां पर टू के सामने टू तो है, फिर डिफरेंस क्या किया, इनका उल्टा कर दिया बस। क्या ऐसा हो सकता है, अरे टू के सामने टू बिठाना है, अब ऊपर बैठे यहां नीचे कर दो, आंसर तो वही आएगा ना। अरे कुछ समझ में आया, बताइए टू के सामने टू होगा लेकिन इनका आपस में अरेंजमेंट उल्टा हो सकता है। चलिए यहां समझेगा, यहां एक थ्री है ब्लैक कलर का, एक थ्री है ब्लू कलर का, यहां कौन सा आएगा, क्या कोई भी आ सकता है। चलिए समझाने के लिए, क्या यहाँ ब्लू वाला ऊपर आ सकता है, क्या ब्लैक वाला नीचे आ सकता है, मतलब ये आपस में कुछ भी हो सकते हैं। अब इससे होगा क्या, जब ये क्रोमोसोम ऊपर जाएंगे, सोच के जवाब देना, इन क्रोमोसोम ऊपर वाले से क्या ये गैमिट बन रहा है। अब यहां देखिएगा ऊपर यहां पर कैपिटल ए के साथ क्या जा रहा है, तो बताओ क्या गैमिट में कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी जा रहा है। लेकिन सोचो अगर इनका उल्टा अरेंजमेंट हो गया तो कैपिटल ए के साथ, तो यहां पर कैपिटल ए के साथ बताओ क्या आ गया। तो बस मुझे इतना सिखाओ, कैपिटल ए के साथ क्या हमेशा कैपिटल बी आएगा, क्या स्मॉल बी भी आ सकता है। ए और बी एक दूसरे पर डिपेंड या इंडिपेंड, क्या ये एक दूसरे से अलग अलग है, इनका आपस में कोई रिलेशन, मतलब एक दूसरे से इंडिपेंड जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस। अरे बात समझ में, और ये एक दूसरे से इंडिपेंड इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठे। ध्यान से देखो, कैपिटल ए किस क्रोमोसोम पे बैठा है और कैपिटल बी ये सेम क्रोमोसोम पे अलग अलग, तो जब भी जिन अलग अलग क्रोमोसोम पे नजर आ जाए ना, समझ जाना इंडिपेंडेंट रिजोर्टमेंट होगा ही होगा। तो बताओ इंडिपेंडेंट रिजोर्टमेंट कब होता है, हाँ सभी बोलना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे है। बताओ यहां बताओ कैपिटल ए किस पे है, वन पे, और बी, तो क्या ये अलग अलग क्रोमोसोम पे, जब जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे होगी इंडिपेंडेंट रिजोर्टमेंट होगा ही होगा। अरे ये अपने रास्ते जाएगा, ये अपने रास्ते जाएगा तो इंडिपेंडेंट जाएगा। ऐसे समझो, ये बच्चों मान लीजिए एक मैंने एरोप्लेन बनाया या क्रोमोसोम नंबर वन बनाया, इस क्रोमोसोम नंबर वन पर आप देखिए कौन सा एलील बैठा था, कैपिटल है, अरे वन पर कैपिटल है। चलिए यहां पर एक और मैंने बिठा दिया, ये मान लेते हैं क्रोमोसोम नंबर टू है, ये टू वाला है, इस पर कौन सा एलील बैठा था, कैपिटल बी। बताओ टू पे कौन बैठा है। अब मुझे एक बताओ, ये ए और बी, ये ए और ये बी एक ही क्रोमोसोम पे अलग अलग, ऐसे समझो क्या ये अलग अलग एरोप्लेन में बैठे, इस एरोप्लेन में ए बैठा है, इस एरोप्लेन में, ये सेम एरोप्लेन में बैठे अलग अलग। तो जब ये उड़ेंगे, गैमीट बनाते टाइम जब ये उड़ेंगे तो ये एक दूसरे से साथ जाएंगे अलग, ये अलग अलग क्यों जा रहे हैं, अरे अलग अलग एरोप्लेन में बैठे हैं। अरे बात समझे ना टे, तो जब ये जाएंगे तो एक दूसरे से अलग अलग जाएंगे, बस एक दूसरे को बाय बाय करते रहेंगे। तो बताइए इसका और इसका आपस में रिलेशन, अच्छा ये आपस में अलग अलग क्यों जा रहे हैं, अलग अलग क्रोमोसोम पे, और जब जब अलग अलग क्रोमोसोम पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
और इसी वजह से बताओ, यहां पर ढंग से जवाब देना, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी आता है या स्मॉल बी? कुछ भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और स्मॉल बी, क्या कुछ भी आ सकता है? तो क्या ये कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है? कई बार नए कॉम्बिनेशन भी आएंगे। मान लो पेरेंटल सेल में कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी था, लेकिन गैमीट में कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, तो क्या नई जनरेशन में ए के साथ स्मॉल बी आएगा? तो क्या यहाँ कुछ नया आया है? और नया आया है मतलब कुछ वेरिएशन आई। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से भी वेरिएशन आती है। मैंने आप लोगों को पहली क्लास में, जेनेटिक्स की पहली क्लास में बताया था, वेरिएशन आने के पीछे 3 रीजन, हाँ 4 बताए थे, उसमें मेन मोलिकुलर लेवल पे 3 होते हैं। कौन कौन से? क्रॉसिंग ओवर, अरे वहां लिखवाया था मैंने आप लोगों को, क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, म्यूटेशन, और एक को मैं बताया इन्वायरमेंट से भी आता है। मोलिकुलर लेवल पे कितनी चीजें? 3। बताओ, इसके साथ ये भी आ सकता है, इसके साथ ये भी आ सकता है, क्या कुछ भी कॉम्बिनेशन आ सकता है? इसी वजह से वेरिएशन आती है कि हम अपने पेरेंट्स से थोड़े बहुत डिफरेंट है। उसके पीछे एक रीजन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी है। अरे बात समझे ना बेटे? हम लोग जब भी बच्चों से पूछते हैं ना पेरेंट्स से अलग क्यों है, सबको एक ही जवाब आता है, क्रॉसिंग ओवर। लेकिन याद रखना बेटे, क्रॉसिंग ओवर के साथ साथ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी एक बड़ा रीजन होता है, क्योंकि इससे भी अलग अलग कॉम्बिनेशन तैयार होते हैं। अरे क्लियर हुआ? चलिए एक वर्ड और आता है, लिंकेज। लिंकेज का मतलब होता है लिंक रहना, साथ रहना। लिंकेज का मतलब लिंक रहना या साथ 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 जाना, साथ जाना ही लिंकेज कहलाता है। मुझे एक बात बताओ, इस क्रोमोसोम 1 पर क्या केवल एक ही जीन होती है? क्या एक क्रोमोसोम पे कई जीन हो सकती है? याद करो छुटके से वाई पर 231, कई बार ये डेटा मैंने पूछा होगा आप लोगों से, छोटे से वाई क्रोमोसोम पर कितनी जीन है? 231। मैं इसलिए पूछता था कि याद रहे आप लोग को। अच्छा, यहाँ पे बच्चों इसके ऊपर एक जीन और मैंने बना दी, मान लो यहाँ डी बना ली, तो क्या स्मॉल डी इसके सामने आएगा? क्या एक क्रोमोसोम पे एक से ज्यादा जीन हो सकती है? अरे बहुत सारी हो सकती है, छोटे से वाई पर ऐसी 231 है। कुछ याद है क्या? बताओ, ए और डी, ढंग से जवाब देना सभी, अलग क्रोमोसोम पे है या सेम? बताओ, ये जब ऊपर जाएंगे तो क्या ए के साथ डी जाएगा ही जाएगा? बताओ, गैमीट में भी ए के साथ, बताओ ए डी साथ क्यों जा रहे हैं? क्या सेम क्रोमोसोम पे? यहां भी देखो, बताओ ए और डी कैसे सेम, तो क्या यहां भी एडी साथ ही जा रहे हैं? ये एडी हमेशा साथ साथ क्यों जा रहे हैं? सेम क्रोमोसोम पे बैठे, तो जब भी जीन सेम क्रोमोसोम पे होगी, उनकी मजबूरी है कि साथ जाना पड़ेगा, और साथ जाना ही कहलाता है। बताओ, लिंकेज कब होती है? व्हेन जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। सेम क्रोमोसोम पे जीन है तो लिंकेज होगी। ऐसे समझो, ये बच्चों यहां पर एरोप्लेन नंबर 1 था, इस 1 पर ही एक आगे की सीट पे कौन बैठा है? तो पीछे की सीट पर बैठा है। क्या ए और डी एक ही एरोप्लेन में बैठे हैं? बस ये पीछे की सीट पे बैठा हुआ है। अब बताओ, जब ये एरोप्लेन उड़ेगा तो क्या इनको साथ जाना पड़ रहा है? क्यों जाना पड़ रहा है साथ? अरे, तो जब ये उड़ेंगे क्या साथ जाएंगे? बताओ, गैमिट में साथ, अगली पीढ़ी में, तो क्या ये हमेशा साथ जा रहे हैं? साथ साथ जा रहे, लिंकेज। और ये साथ क्यों जा रहे हैं? अरे एक ही एरोप्लेन में बैठे हैं, मजबूरी है कि इनको तो साथ में उड़ना ही उड़ना है। अरे बात समझना बेटे? तो जब भी जीन एक क्रोमोसोम पे आ गई, बताओ क्या शो करेंगे? तो फिर इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट कब होता है? जब अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठे। क्या ये तीनों टर्म समझ में आई? एक बार मैं ढंग से पूछूंगा, सब अच्छे से जवाब देना। होमोलोगस क्रोमोसोम का अलग होना, जीन का नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे बैठा होना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक ही क्रोमोसोम पे बैठा होना। लिंकेज कब होती? सेम क्रोमोसोम पर है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होता है? अलग अलग क्रोमोसोम पर बैठा होता है, तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट जाते हैं। जैसे बच्चों, आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक इस तरह का क्वेश्चन बना लिया। ये मान लेते हैं क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 5 है। इस पर बच्चों यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहां ले लेता हूं कैपिटल ई स्मॉल ई। अब जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब देना, इन तीनों में से कैपिटल टी स्मॉल टी क्या शो कर रहे हैं? सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट रिजॉर्टमेंट, या लिंकेज? बस ढंग से जवाब देना। बताओ, ये जो क्रोमोसोम है ये भी 1 है और ये भी, ये 1 1 कौन से? और होमोलोगस का ऐसे अलग होना या अलील का अलग होना, तो क्या ये सेग्रीगेशन शो कर रहे हैं? चलिए बताइए, कैपिटल टी, ढंग से जवाब देना, कैपिटल आर क्या शो कर रहे हैं? हाँ, बताओ ये लिंकेज क्यों शो कर रहे हैं? प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, यस, कैपिटल टी कैपिटल ई।
वाई, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। फिर बताना, कैपिटल ई स्मॉल ई, सोच के जवाब दो। क्या सेग्रीगेशन आ जाएगा? वेरी गुड। मैंने कहा बच्चों स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, वेरी गुड। स्मॉल आर स्मॉल ई, इंडिपेंडेंट। मैंने कहा कैपिटल आर स्मॉल आर, सेग्रीगेशन। मैंने कहा स्मॉल टी स्मॉल ई, स्मॉल टी स्मॉल ई, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बात है, समझ में आ रही है? अच्छा, मैं कहता टी और आर, हाँ वैसे ये भी सेग्रीगेशन है। अरे होमोलोगस तो अलग हो जाएंगे ना, तो साथ साथ ये भी अलग हो ही जाएंगे, तो वो भी एक तरह का क्या कहलाता है? सेग्रीगेशन ही कहलाता है। अरे बात समझ में आई? क्या ये टर्म क्लियर हुई? अगर ये टर्मिनोलॉजी आप सीख गए तो जेनेटिक्स आप बहुत कुछ सीख चुके हो। अच्छा, इसी बेसिस पे तो मेंडल ने लॉ बना दी, सेग्रीगेशन के बेसिस पर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अरे देखा जाए तो लॉ मैंने बहुत कुछ सिखा दिया आप लोगों को, बस इसको थोड़ा सा पॉलिश करके सिखा दूंगा मैं आप लोगों को। अच्छा, ये सिखाने वाले साइंटिस्ट थे मेंडल, ये सिखाने वाले कौन थे? और लिंकेज सिखाने वाले मॉर्गन। तो जब मैं आपको मॉर्गन की जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, लिंकेज पढ़ाऊंगा, और जब मेंडल के बारे में पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अरे बात समझ में ना बेटे? क्या बात है, समझ, क्या बात है, समझ में आई? इसको बना भी लो। चाहे तो बच्चों इसको डायरेक्टली यहाँ से ये बना लेना, ये ना फेस कौन करना, आप तो चाहे तो बस डायरेक्ट ऐसे भी समझ में आ जाएगा, और इसमें भी ये डायरेक्ट ऐसे बना लेना। और चाहे तो यहाँ से लिख लेना, बताइए ए और डी क्या शो कर रहे हैं? हाँ तो यहाँ लिख लेना कि ये लिंकेज शो कर रहे हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये क्या शो कर रहे हैं? सेग्रीगेशन। ए और बी इंडिपेंडेंट असॉर्ट। ये सही है।
एनसीईआरटी निकालिएगा एक मिनट। नई वाली एनसीईआरटी में पेज नंबर 66 और पुरानी वाली के अंदर 82। पुरानी वाली में 82 और नई वाली में पेज नंबर 66 देखिएगा। उसमें बच्चों वहां पर आप देखिएगा एक डायग्राम शो ड्रॉ किया होगा। उस डायग्राम में क्या शो करना चाहता है बस उसको समझने की कोशिश करो कि कहना क्या चाहता है। इस डायग्राम में ध्यान से देखो, दो डायग्राम बना रखे होंगे, एक इस साइड और एक इधर बना रखा है। इसमें पहले वाले डायग्राम को देखिएगा, उसमें ऑरेंज कलर के साथ नीचे देखो क्या उसमें ग्रीन कलर लगा रखा है। ये जो दिख रहा है ना, ये ऑरेंज कलर है, ध्यान रखना ना, ये ऑरेंज है और नीचे वाला कौन सा है, ग्रीन। इधर देखो येलो के साथ क्या लगा रखा है, बोलो बोलो बोलो, रेड। अब बच्चों जब यहाँ पर गैमिड बने फाइनली लास्ट में देखो, तो ऑरेंज के साथ आप देखो ग्रीन जा रहा है, अरे दिख रहा है, और येलो के साथ क्या जा रहा है, रेड। लेकिन अब नीचे अगले डायग्राम पे ध्यान से देखो, नेक्स्ट वाला इधर वाला, इसके पास वाला, तो वहां देखो आप लोग ऑरेंज के साथ उन्होंने क्या कर दिया, रेड कर दिया। दिखा क्या, मतलब इस वाले का उल्टा कर दिया। तो बताओ यहाँ पे ऑरेंज के साथ क्या आ गया। तो बस मुझे इस डायग्राम में ये समझाओ, ऑरेंज के साथ हमेशा क्या ग्रीन आता है, ऑरेंज के साथ ग्रीन भी आ सकता है। बताओ ये दोनों एक दूसरे से डिपेंड या इंडिपेंड, क्या शो हो रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो नीचे आप देखो कि उसमें ये लिखा होगा कि ये जो डायग्राम है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे बात समझे। तो एग्जाम में क्या करेंगे, वो ऐसे डायग्राम छाप देंगे और पूछेंगे ये डायग्राम किस लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा आपको कैसे पता चला कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। हाँ क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज के साथ ग्रीन भी आ रहा है, तो उधर देखो ऑरेंज के साथ रेड आ रहा है। अरे बात सुना बेटे, तो किसी के साथ कुछ भी कॉम्बिनेशन आ रहा है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो कर रहा है। तो ऐसा डायग्राम भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बच्चों एक टर्म आती है, जैसे हमने अभी सीखा सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन। इसी डिसजंक्शन से मिलती जुलती एक टर्म और आती है जो मैंने एक बार पहले भी आपसे डिस्कस की थी, फिर इसको समझ लीजिएगा। नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई एरर हो जाए, कोई गलती हो जाए। डिसजंक्शन का मतलब होता है प्रॉपर अलग होना। बताओ क्या कहलाता है, डिसजंक्शन, कोई गलती हो जाए तो। अब यहां देखिए, बताइए इस वन वन का अलग होना, सेग्रीगेशन एक नाम, और डिसजंक्शन। इससे क्या हुआ, क्या एक वन इधर गया, क्या एक वन इधर गया। अब बच्चों होना यही चाहिए, लेकिन कुछ सेल में कभी कभी रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि यहां पे बच्चों गलती से ये हुआ कि ये जो वन था, ये ब्लैक वाला वन बाय मिस्टेक यहां लग गया। अच्छा यहां लग गया तो बताओ इधर ये वन तो था, ये क्या एक्स्ट्रा वन और आ गया। तो बताओ इधर वन कितने हो गए, बोलो बोलो बोलो, दो। तो क्या यहां पर ये वाला वन भी इधर ही पहुंच गया, और इधर तो वन गया ही नहीं। तो बताइए क्या प्रॉपर अलग हुए या कोई गलती हो गई। बस यही गलती कहलाती है नॉन डिसजंक्शन। इस नॉन डिसजंक्शन से ध्यान से देखो, इस सेल में क्रोमोसोम की नंबर ज्यादा हो गई, और इसमें, तो क्या किसी में क्रोमोसोम कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो जाए। अगर एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं ट्राइसोमी। कुछ याद आया हो, एक का बढ़ जाना। और अगर क्रोमोसोम कम हो जाए, मोनोसोमी। और ये ट्राइसोमी मोनोसोमी इसीलिए होती है क्योंकि नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। ये नॉन डिसजंक्शन समझ में आया। बताइए प्रॉपर अलग होना, सेग्रीगेशन या गलती हो जाए तो, बताओ नॉन डिसजंक्शन से क्या होगा। किसी सेल में क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएंगे तो किसी में कम हो जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली। तो बस ये टर्म एक को लिख लीजिएगा, नॉन डिसजंक्शन क्या होता है। इसे मैंने पहले एक बार लिखवाई भी थी, फिर लिख लो एक बार और। इससे मिलती जुलती वर्ड है नॉन डिसजंक्शन। अच्छा ये सारी टर्म आगे हमें काम में लेनी है, तो जब मैं आगे पूछूं तो ऐसा नहीं कि भूल गए। नॉन डिसजंक्शन देखिए, एनी मिस्टेक, एनी मिस्टेक ड्यूरिंग, एनी मिस्टेक ड्यूरिंग separation of homologous chromosome, any mistake during separation of homologous chromosome is called non disjunction, is called non disjunction। अगर कोई एरर हो जाए तो क्या नाम देंगे बच्चों,
नॉन डिसेक्शन। यहाँ पे बच्चों जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी ये सारी टर्म हमने कंप्लीट की है। अब इसमें एक टॉपिक हम सीखेंगे। पेज नंबर 11 पर देखिएगा मॉड्यूल में, वहां पर एक लाइन मिलेगी फोर्क लाइन मेथड फॉर गैमीट फॉर्मेशन, है ना। आगे बच्चों हमें जेनेटिक क्रॉस करने होते हैं, तो हम क्रॉस करने का बेसिक सिखाते हैं आपको। क्रॉस करने के लिए सबसे बेसिक जरूरत पड़ती है गैमीट बनाना। अब ये गैमीट फॉर्मेशन कैसे किए जाते हैं, इनके क्या क्या रूल होते हैं समझते हैं। गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट जो होते हैं ये एक तरह की हैप्लॉइड सेल है जो कि बच्चों मियोसिस से बनती है। मान लीजिए डिप्लॉइड सेल है, इसके अंदर जब मियोसिस की प्रोसेस हुई तो ये जो रिजल्टेंट सेल एन बनी है, इसी एन को हम कह देंगे गैमिट। जब भी बच्चों गैमिट का आपको पता करना हो, कभी भी आपको बच्चों टाइप्स ऑफ गैमिट निकालना हो, कितने टाइप के गैमिट बनेंगे, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। अच्छा, यहाँ फॉर्मूला बच्चों बहुत आसान है, 2 की पावर n से बड़े आसानी से आपको टाइप पता चल जाएंगे। लेकिन बच्चों को ये पता नहीं चलता कि सर यहाँ n क्या था। सबसे ज्यादा गड़बड़ इसी में होती है, फॉर्मूला तो आसान है लेकिन वो n को नहीं समझ पाते कि व्हाट इज n। हियर n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। एन क्या है बच्चों, हेट्रोजाइगस पेयर, कि कितने हेट्रोजाइगस पेयर होंगे वही बच्चों एन इंडिकेट करेगा। अच्छा, इस फॉर्मूले से आपको टाइप्स मिल जाएंगे, लेकिन कौन कौन से गैमीट बनेंगे, उनके क्या जीनोटाइप बनेंगे, उसको निकालने के लिए जो मेथड काम में ली जाती है उस मेथड का नाम है फोर्क लाइन मेथड। अच्छा, इस फोर्क लाइन मेथड में बस दो बातें याद करनी है। जब भी बच्चों कहीं पर भी होमोजाइगस कंडीशन दिख जाए, होमोजाइगस, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस स्ट्रेट लाइन खींच देनी। और अगर कहीं पर हेट्रोजाइगस कंडीशन नजर आ जाए तो आप लोगों को वहां पर ऐसे सिंपल फोर्क बनाना है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल से क्लियर करता हूं। मैंने बच्चों एक प्लांट का जीनोटाइप लिखा कैपिटल ए, और मैंने कहा बच्चों इससे बनने वाले गैमिट का जीनोटाइप लिखिए। पहले बताओ, यहां पर ये जो पेयर है होमो या हेट्रो, क्या ये होमो हेट्रो पहचान में आता है? हाँ, ये अब आना चाहिए बेटा, टर्मिनोलॉजी सब क्लियर होनी चाहिए आपको, तभी समझ में आएगा। ये पेयर कैसा है? होमोजाइगस है। एन क्या चीज है? एन क्या चीज है बताओ, यहाँ हेट्रो कितने हैं? तो यहाँ एन की वैल्यू बोलो 0। बताइए 2 की पावर इज इक्वल टू, तो कैसे एक टाइप का गैमीट बनेगा? अब वो हमें सोल्व करना है, तो उसके लिए मेथड लगाएंगे। फोर्क लाइन मेथड में होमोजाइगस आ जाए तो स्ट्रेट लाइन, बताइए कंडीशन, बोलो बोलो बोलो। तो होमोजाइगस से तो कुछ नहीं करना, सीधी लाइन खींचेंगे और इन दोनों में से कोई एक लिख लो, बस यही गैमीट बन गया। मतलब ये एक तरह से इसका गैमीट आ जाएगा। गैमीट में दोनों में एलील में से कोई एक आ जाता है। अब बच्चों यहाँ एक टाइप का बन गया। हाँ, इस प्लांट में कैपिटल ए वाले यहाँ बहुत सारे गैमिट्स बने, लेकिन सबका जीनोटाइप तो सेम है। बताओ टाइप कितना है? नंबर कितनी भी हो सकती है, नंबर सो मेनी। हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइप, एंड टाइप ऑलवेज वन। कौन सा? कैपिटल ए। अब बच्चों मैंने एक जीनोटाइप और लिखा, मैंने यहाँ नेक्स्ट जीनोटाइप लिखा कैपिटल ए, सॉरी ये ले लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। सभी बच्चे बताएंगे यहाँ एन की वैल्यू, व्हाट इज एन? क्या ये हेट्रोजाइगस है? बताओ एन की वैल्यू। हाँ, तो ऐसे नहीं काउंट करना 1 2, नहीं, पेयर बताओ, पूरा पेयर कितना है? एक। तो हेट्रोजाइगस पेयर 1 है। 2 की पावर इज इक्वल टू, अब वो 2 हमें निकालना है। पेयर कैसा? होमो हेट्रो। क्या करें? क्या फोर्क बना दो? अब फोर्क बनाने के बाद ये जो टी स्मॉल टी है, एक तरफ लिख लो कैपिटल टी, तो एक तरफ लिख दो स्मॉल टी, मतलब दोनों को अलग अलग कर दो। अब ये जो बन गए इनको क्या कहोगे? गैमिट। बताओ इस गैमिट में क्या आ गया? तो इसमें कभी स्मॉल टी नहीं आएगा, और इसमें स्मॉल टी आ गया तो कैपिटल टी नहीं आएगा। बताओ कितने टाइप के बन गए। चलिए अगला केस लेते हैं। मैंने अगला जीनोटाइप यहाँ लिखा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, और मैंने कहा इससे गैमिट बनाना है। पहले सभी बच्चे बताओ व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन? बताओ क्या एन में ये काउंट होगा? ये, क्योंकि एन क्या चीज है? एन की वैल्यू 2 की पावर इज इक्वल टू, क्या वो 2 गैमिट बना सकते हो? अब यहां पर एक एक को सोल्व करो। पहला पेयर देखो, होमो या हेट्रो, क्या करें? फॉर, चलिए फॉर्क बना लिया। एक तरफ लिख दिया कैपिटल है, दूसरी तरफ, वेरी गुड। अब बताइए अगला पेयर होमो हेट्रो, तो क्या सीधी लाइन खींच के कैपिटल भी लिख ले? ऐसा नहीं करना,
जहां ये खत्म हो उसके आगे कंटिन्यू कर। अरे बात समझे ना। जब हम आगे क्वेश्चन देंगे तो बच्चे क्या करते हैं, इसको अलग अलग बनाते हैं, नहीं, जहां ये खत्म हो उसके आगे। बताइए अगला पेड़ कैसा, होम हो, तो इधर भी सीधी लाइन, इधर भी सीधी लाइन। अब यहां लिख दोगे कैपिटल बी, यहां भी कैपिटल बी। अब बोलो कैपिटल ए कैपिटल बी, अरेंज कर लो, मतलब अगला बोलो स्मॉल ए कैपिटल बी। बताओ ये क्या कहलाता है। और आप देखो दोनों में से गैमिट में कोई एक, इन दोनों में से भी एक। अरे बात समझे ना बेटे। चलिए अगला कैसे देता हूं। मैंने यहाँ अगला जीनोटाइप लिखा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल डी कैपिटल डी। और मैंने कहा इस बार गैमिट बनाओ, बना सकते हो। एन की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या 1 आएगी। ये काउंट, ये ये एन की वैल्यू 2 की पावर इज इक्वल टू। अब वो 2 सोल्व करना है। बताइए पहला पेयर क्या करें, स्ट्रेट लाइन, क्या यहाँ स्मॉल ए लिख दे। अब अगला पेयर तो क्या नीचे बनाऊं, नहीं, इसी को कंटिन्यू करना है। बताइए यहाँ क्या लगाएंगे, एक तरफ लिखेंगे और एक तरफ अगला पेयर। देखो क्या करूं, तो स्ट्रेट लाइन, बताओ यहां भी और यहां भी क्या लिखूं। और यहां, अच्छा मैं इसको और बढ़ा देता, मैंने कहा कैपिटल ई स्मॉल ई। अब क्या करते हैं, तो यहां पर भी और यहां पे भी। बताओ यहां क्या लिखते हैं, और यहाँ, यहाँ और यहाँ, और ऐसे कंटिन्यू बनाते जाओ। लेकिन मैंने ठीक है यहां तक आपको दिया, तो क्या सोल्व कर सकते हैं। अब बताइए अरेंज करो इनको, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल डी, ये बोलो। और ये क्या बन जाएंगे, गैमेट। क्या सोल्व करना है। ऐसे में कुछ क्वेश्चन अब आपको दूंगा, क्लियर, पहले इसको बना लो फिर कुछ क्वेश्चन। हो गया कंप्लीट।
ये जो जीनोटाइप में लिखा है इससे गैमेट बनाओ, इस जीनोटाइप से सभी गैमेट बनाओ प्रैक्टिस के लिए। और जीनोटाइप से लिखा करो ना, जीनोटाइप गलत लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। बना लिया होगा सबने। बताइए पहला पेयर तो क्या हेड हो जाएगा, टी स्मॉल टी कर लिया होगा। अगला स्मॉल बी, अगला हेट्रो क्या करें, फोर, कैपिटल डी स्मॉल डी, इधर भी बताओ इधर होमो क्या लिखेंगे, स्मॉल ई स्मॉल ई स्मॉल ई स्मॉल ई, और इनको अरेंज कर लेना है, क्या आंसर आ जाएगा। कर लो कैसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख लो। अ प्लांट इज अ प्लांट इज heterozygous for कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल टी जीन, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल टी जीन। अ प्लांट इज heterozygous for कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल डी जीन। क्या इसका मीनिंग समझ में आया, क्या जीनोटाइप हो गया। कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल डी, देख लोगे ना ऐसा है ना। फाइंड आउट फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमिट, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमिट कंटेन स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल डी जीनोटाइप, कंटेन स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल डी जीनोटाइप। अच्छा हेटेरोजाइगस का मतलब समझ में आ जाता है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल, ये लिखा। हाँ, जीनोटाइप को लिख लिया ना, उसको अलग अलग करो बस, ए स्मॉल ए बी स्मॉल डी स्मॉल, बनाओ उससे। क्या आंसर आता है, 1/8। बताइए पहला पेयर होमो हेट्रो, हेट्रो तो क्या फॉर्क बना लिया होगा। अगला पेयर भी हेट्रो तो फॉर्क बना लिया होगा। और अगला पेयर भी हेट्रो है तो यहाँ टी स्मॉल डी, यहाँ टी स्मॉल डी, यहाँ टी स्मॉल डी, यहाँ टी स्मॉल डी। और जब बच्चों आपने इसको पूरा अरेंज करके देखा होगा तो इसके अंदर मैंने जो पूछा वो स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल डी ये बना होगा। अच्छा ऐसे कितने बने टोटल, 8 बने हैं। और इसमें से मैंने ये पूछा है, बताओ कितना है, 1 कितने में से, 8 में से, आंसर 1/8। कैसे सोल्व कर लिया, आसान तरीका समझो। यहाँ पे बच्चों दो कंडीशन होती है। अगर मान लो होमोजाइगस, ध्यान सुनो बेटे, क्योंकि हम अगली क्लास में ऐसे क्वेश्चन करेंगे, इतना बड़ा नहीं, ये तो बस समझाने के लिए एक बार हो गया।
अगर होमोजाइगस है तो इससे हमेशा एक ही गैमेट बनेगा, कैपिटल टी। अरे सीधी लाइन और कैपिटल टी, बताओ कितना बनेगा, एक। तो क्या वन लिख सकते हैं इसको, या वन बाय वन भी लिखो तब भी बात हुई। अगर हेट्रोजाइगस है तो सोचना कितने गैमेट बनेंगे, दो। कौन कौन से, कैपिटल टी और स्मॉल टी। मैंने कहा बच्चों इसके बनने के चांस वन, कितने में से, वन बाय टू इसके। तो बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना है कि होमोजाइगस है तो वन, हेट्रोजाइगस तो वन बाय टू। अब यहाँ पे फटाफट देखते जाना, पेयर कैसा, बोलो बोलो बोलो। ये आने का चांस वन बाय टू, बताओ ये वन बाय टू, बताइए ये वन बाय टू, आंसर वन बाय एट, सॉल्व। अरे बात समझ गए ना, हाँ। तो हाँ कुछ नहीं, बहुत आसान है ना। ये बस समझाने के लिए आपको इतना बड़ा है। तो आगे बच्चों, हाँ हाँ, आगे जो हम क्रॉस करेंगे उन क्रॉस में इतना बड़ा कुछ नहीं होगा। मैं आप लोग को इतने शॉर्टकट तरीके समझा दूंगा कि हाँ, जेनेटिक्स में यही फायदा है कि क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, आपको आंसर और पहले आ जाएगा, है ना। बस एक बार वो प्रैक्टिस हो जाए। तो समझ गए ना क्या कंसेप्ट सिखाया, होमोजाइगस तो, हेट्रोजाइगस तो वन बाय टू। लेकिन ये क्या सोल्व करने के लिए, गैमीट, कंडीशन ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हर जगह लगा दो, है ना। तो ये गैमीट के लिए ऐसा तरीका होगा। अच्छा, इसमें बच्चों कई क्वेश्चन और हैं, अगली क्लास में उसको लेंगे, आज इतना ही।